इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ मेरी सहयोगी साधना मौजूद है और मैं हूं आपके साथ राशि थवाई। और चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। और हरियाणा न्यूज की एडिटर इन चीफ प्रतिमा दत्ता ने अंबाला पर जाकर वोट किया है। मतदान डालने के बाद उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। एडिटर इन चीफ प्रतिमा दत्ता ने भी आज वोट कास्ट किया है अंबाला सिटी में, वो हमारे साथ हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। मैम, आपने वोट कास्ट किया है, किस प्रकार का उत्साह लोगों में देखने को मिला? बिल्कुल, वाकई रवि, लोगों में उत्साह काफ़ी नज़र आ रहा है वोटिंग को लेकर। हम देख रहे हैं किस तरीके से बुजुर्ग, महिलाएं भी और युवा भी लगातार अंदर आ रहे हैं और बढ़ चढ़ कर वोट कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं अपने वोटिंग का निशान दिखाना चाहती हूँ। अभी वोट करके जस्ट मैं बाहर आई हूँ। पूरे हरियाणा को कवर किया हमने किया और हर जगह पर हम हरियाणा के गए। तमाम दर्शकों से बार बार यही अपील की कि आप वोट डालने के लिए ज़रूर आइए। ये मौका 5 साल में एक बार आपको मिलता है अपने नेता को चुनने का, देश के प्रधानमंत्री को चुनने का, और कैसी सरकार आप चाहते हैं, कौन सांसद चाहते हैं जो आपके तमाम मुद्दों को उठाए, आपका प्रतिनिधित्व करे। तो ऐसे में आज फिर से ये अपील मैं अपने तमाम दर्शकों से करूंगी कि आप प्लीज़ अपने घर से बाहर निकलिए और वोट डालने के लिए ज़रूर पहुंचिए अपने अपने पोलिंग बूथ्स पर। लगातार इलेक्शन कमीशन भी इसको लेकर अवेयरनेस क्रिएट करने के तमाम कैंपेन्स भी चलाए हुए हैं, व्हाट्सएप मैसेजेस के थ्रू, कॉल्स के थ्रू और वेबसाइट के जरिए। किसी को अगर बूथ नहीं मिल रहा है अपना, तो फैसिलिटेट करने के लिए वोटर्स को बहुत सारा काम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने किया है। हालांकि फिर से अपील कि आप घर से बाहर निकलिए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचिए अपने अपने वोटिंग बूथ्स पर और जाकर वोट कीजिए अपने पसंदीदा कैंडिडेट को, क्योंकि देखिए वोट करना बेहद ज़रूरी है रवि। हम जब भी पूरे हरियाणा में हम गए और हमने देखा, तमाम वोटर्स से भी बात की, उत्साहित तो थे, तमाम उनके मुद्दे थे जिनको लेकर वो इस बार चुनाव में अपने कैंडिडेट को चुनने की भूमिका निभाएंगे। ऐसे में साफ तौर पे ये देखा जा रहा था कि लोग काफ़ी उत्साहित हैं, लोग वोट करने के लिए आना भी चाहते हैं। पर जिस तरीके से गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, तो हमने देखा सुबह से ही भीड़ अलग अलग पोलिंग स्टेशंस पे नज़र आ रही थी। और अंबाला की खुद की मैं वोटर हूँ और इसीलिए पूरे चुनाव को कवर करने के बाद आज सबसे पहले सोचा कि जाके वोट डालनी चाहिए और साथ के साथ काम भी होता जाएगा। लेकिन वोट डालने के लिए तमाम लोग पहुंचे, यही लगातार। प्रशासन की व्यवस्था को किस प्रकार से देखते हैं जब आप यहाँ हैं? किस प्रकार की परेशानी का सामना करना पड़ा, या फिर जिस प्रकार से प्रशासन ने तमाम पुख्ता इंतजाम किए हैं, क्या काफ़ी हैं? वाकई में लोगों को, वोटर्स को खास तौर पे समझाने के लिए, बताने के लिए और एक फेयर पोलिंग कराने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अच्छा काम कर रहा है। जब हम यहाँ पे पहुँचे वोट डालने के लिए, तो आप देखिए सबसे पहले ही यहाँ पर सुरक्षाकर्मी ने मुझे कहा कि मैडम अपना फ़ोन आपके पास तो नहीं है, क्योंकि आप अंदर फ़ोन कैरी नहीं कर सकते। क्योंकि हमने बहुत सारी वीडियोज़ इस तरीके की देखी कि एक ही व्यक्ति 8-8 बार वोट डाल रहा है, अंदर जाकर वीडियोज़ बनाए जा रहे हैं और किस तरीके से उनको वायरल किया जा रहा है, जो काफ़ी लोग जिसको लेकर सवाल अक्सर उठाते रहे हैं। और तमाम पार्टियाँ लगातार ये आरोप भी लगाती रही कि इलेक्शन कमीशन फेयर काम नहीं कर रहा है। ऐसे में यहाँ पर तो कम्प्लीटली सख्ताई से रोका जा रहा है। वोटर्स को अंदर फ़ोन लेके जाना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। आपको एक अपना ID प्रूफ कैरी करना है अलॉन्ग विद योर स्लिप, जिसको लेकर आप वोट डालेंगे, जिसमें आपकी पूरी डिटेल होगी। तो वो स्लिप बहुत ही मैंडेटरी है, आपका ID कार्ड बहुत ही मैंडेटरी है जो आपकी पहचान है। और उसके बाद जो अंदर की प्रोसेस है वो बहुत ही स्मूथ है, बहुत जल्दी आप वोट अपना पोल करके आप बाहर आ जाएंगे। तो ओवरऑल अगर प्रोसेस की बात की जाए तो वो बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी कोशिश इलेक्शन कमीशन की तरफ से की जा रही है कि फेयर इलेक्शन करवाया जाए और लोगों को किसी तरीके की प्रॉब्लम नहीं आए। हालांकि यहाँ पर तो देखने को नहीं मिल रही है प्रॉब्लम, चीज़ें स्मूथ है, बट लोग भी काफ़ी उत्साहित नजर आ रहे हैं। आप देखिए पीछे तस्वीरें, बुजुर्ग भी भारी तादाद में पहुँच रहे हैं वोट डालने के लिए। और साफ तौर पे एक बड़ा मैसेज इन तस्वीरों को देखकर वोटर्स को है और प्रदेशवासियों को है। और तमाम जो नेता इस वक्त ये सोच रहे हैं कि उनका भविष्य क्या होगा जो चुनावी मैदान में है, वो अंदाज़ा लगा लें और अपने दिल की धड़कनें ज़रा थाम के रखें, क्योंकि अभी वोटिंग है। किसको लोग चुनने वाले हैं, ये एक सबसे बड़ा सवाल है जिसका जवाब हालांकि 4 जून को मिलेगा। लेकिन हरियाणा न्यूज़ के कार्यक्रम महाभारत के जरिए हम ग्राउंड जीरो पर हर जगह गए। हमने तमाम लोगों से ग्राउंड जीरो की हर एक बात लोगों तक पहुँचाई, तमाम परेशानियों को दिखवाया, लोगों के मुद्दों को बताया। और आज वो दिन है जब लोगों को चुनना है अपना नेता, जब लोगों को चुनना है अपना सांसद, और किसको वोट करते हैं, क्या स्थिति रहती है। फाइट जो कि लगातार हम देख रहे थे रवि, कांग्रेस और बीजेपी के बीच में नजर आ रही थी। जब रिजल्ट आएगा 4 जून को, तब हालांकि ये तमाम तस्वीरें साफ होंगी। लेकिन हम देखें, जब हमने अलग अलग हम रास्ते से आ रहे थे, आप भी मेरे साथ ही थे, और हम देख रहे थे कि किस पार्टी के टेंट में कितनी भीड़ है। आप देखिए तो बहुत सी ऐसी भी पार्टियां नजर आए, हमेशा करते रहते हैं। एक नई चीज़ इलेक्शन कमीशन की तरफ से इस बार शुरू की गई है, बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए उनके घर पर ही वोट जो है वो कास्ट कर सकते हैं। एक अनूठी पहल है और इसके साथ साथ एक आचार संहिता का जो उल्लंघन करता है उसके लिए भी एक ऐप शुरू की गई।
इस प्रकार के जो बदलाव होते हैं उनको आप कैसे देखते हैं? जनता को कितना फायदा इस प्रकार के जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं उनसे होता है? मैम बिल्कुल, देखिए रवि, मैंने पहले ही कहा कि वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वोटर्स को फैसिलिटेट करने के लिए अब बहुत सारी कोशिशें कर रहा है, बहुत सारे काम कर रहा है और वाकई वो सराहनीय हैं। ऐसे में जिस तरीके से हम देख रहे हैं, बुजुर्गों की भी आपने बात की कि लोगों को घर तक जा रहे हैं उनके वोट को कास्ट करने के लिए, ताकि उनको यहाँ पे ना आना पड़े, उनको सहूलियत हो। उसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कितनी बड़ी तादाद में बुजुर्ग यहाँ पहुँच रहे हैं। वो बुजुर्ग जो ठीक से चल भी नहीं पा रहे, कोई लाठी का सहारा लिए हुए है, तो कोई अपने परिवार के सदस्य का हाथ पकड़कर वोटिंग करने के लिए पहुंचा है। तो अभी वाकई में इलेक्शन कमीशन की तैयारियां तो जायज़ हैं, पूरी हैं, लेकिन जो वोटर्स हैं उनकी भी तैयारियां पूरी हैं और उन्होंने मन बना लिया है कि इस बार क्या करने जा रहे हैं। डिजिटलाइजेशन की जहाँ तक बात है, तमाम चीज़ों को लेकर आप देखिए, यूथ एक मेजर चंक है हमारे वोटर्स के, और तमाम पार्टियां यूथ को अट्रैक्ट करने के लिए अपनी पार्टी की तरफ तमाम कोशिशें करती है। ऐसे में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी मालूम है कि चीज़ों को डिजिटलाइज करना कितना ज़रूरी है। इसलिए इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे बाकायदा बताया जा रहा है कि अगर आपके पास इलेक्शन कार्ड नंबर है, उस नंबर के जरिए आपको बूथ पता लगाना है, तो वो चीज़ें बहुत ईजी हैं। लेकिन कहीं ऐसे लोग भी हैं जिनको परेशानियां आ रही हैं, वेबसाइट ढंग से चल नहीं रही है, डिटेल्स डालने के बावजूद भी लोगों का जो बूथ नंबर है वो उनको नहीं मिल पा रहा है और उनको समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि बहुत से लोग मुझे भी यहाँ पे भी मिले और उन्होंने ये भी कहा कि हमारे पास इलेक्शन कमीशन का हमारा वोटर ID कार्ड नंबर है, लेकिन हमारा बूथ कौन सा है हमें मालूम नहीं पड़ रहा है। हम वेबसाइट पर ट्राई कर रहे हैं, हम वो जो नंबर दिया हुआ है इलेक्शन कमीशन ने उस पर ट्राई कर रहे हैं, लेकिन हमें कोई रिवर्ट नहीं आ रहा है। तो दिस इज़ अ प्रॉब्लम। इलेक्शन कमीशन को इस पर थोड़ा सा काम करना चाहिए। डिजिटलाइजेशन अगर आपने किया है तो आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि वो व्यवस्था पूरी तरह से चल रही है और लोगों को परेशानी नहीं हो रही है। हरियाणा न्यूज़ लगातार 10 की 10 लोकसभा क्षेत्रों में घूमा है, आपने खुद मैम ग्राउंड जीरो सर्वेज किए हैं, लोगों से बातचीत की है, इसके अलावा योद्धाओं का इंटरव्यू आपने किया है, सेनापतियों का इंटरव्यू आपने किया है। क्या माहौल लगता है कि इस बार जनता का जो अंडर करंट जिसको हम कहते हैं, एक निर्णायक जो साबित होता है, वो कहीं ना कहीं साइलेंट है? इस बार जनता जो है वो नजर आ रही है और कहीं ना कहीं दोनों ही पार्टियों के लिए इस प्रकार की जब चीजें होती हैं तो चुनौती भरा वाकई चुनौतीपूर्ण है। रवि, आप देखिए ये चुनाव भले ही तमाम पार्टियां, मेजरली कांग्रेस और बीजेपी की मैं बात करूंगी क्योंकि वही मेजर टक्कर में नजर आ रहे हैं। दावे बीजेपी की तरफ से भी हैं, दावे कांग्रेस की तरफ से भी हैं, लेकिन जनता किस पे आशीर्वाद देती है। और देखिए साइलेंट वोटर्स का जो आपने जिक्र किया वो एक बड़ा फैक्टर है। किस तरीके से एंटी इनकम्बेंसी की बात कर ली जाए, जिसको लेकर लगातार कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाए गए, हालांकि बीजेपी ये कह रही है कि नहीं कोई परेशानी नहीं है और जो फैक्टर्स हैं वो बहुत हैं, वो काफ़ी हैं। फिर से तमाम जो उनके कैंडिडेट्स हैं उनको जितवाने के लिए, लेकिन वोटर सर्वोपरि है। तमाम नेताओं ने अपने मन की बात कह ली, तमाम प्रचार के कार्यक्रम कर लिए, तमाम जगह पर जाकर रोड शो किए, रैलीज की, सब कुछ कर लिया, लेकिन आज का जो दिन है रवि, ये सिर्फ और सिर्फ मतदाता का है, ये सिर्फ और सिर्फ वोटर का है। वोटर्स आप देखिए बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, उनको समझना इतना आसान नहीं है। वोटर्स आपको कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। ये तो आप देखिए जब हम खुद जब ग्राउंड जीरो पर गए, मैंने लोगों से बात की, हर लोकसभा क्षेत्र में हमारी टीम पहुंची महाभारत कार्यक्रम के जरिए, और हमने जब लोगों से बात की रवि, तो साफ तौर पे ये एक चीज बहुत ही क्लियर थी कि वोटर्स, ऐसा होता था कि हम उनसे बात करते थे, वो हमें एक पल कुछ कहते थे, दूसरे ही पल कुछ और कहते थे। तो यानी कि ऐसा कोई भी पार्टी ना समझे कि उसके लिए जो ये चुनाव है, ये जो इलेक्शन है, ये बहुत ही ज्यादा इजी और फ्री गोइंग है, क्योंकि ऐसा नहीं है। हमारा जो वोटर है उसके मन में क्या है रवि, आप देखिए वो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है। और वो जब वोटिंग डालने के लिए जाता है, ईवीएम मशीन के सामने जब खड़ा होता है, तब फाइनल निर्णायक फैसला उसकी तरफ से किया जाता है और उसके बाद जो ईवीएम का बटन है वो दबाया जाता है। तो तमाम पार्टियों के तमाम नेताओं से मैं कहूंगी कि आप ऐसा मत सोच लीजिएगा कि वाकई आप आ रहे हैं, वोटर के मन में क्या है और वोटर क्या फैसला करने वाला है, ये बहुत बड़ा आपके लिए चुनौती भी हो सकता है, मुसीबत भी बन सकता है। 4 जून को मालूम होगा, हालांकि तब तक परेशान रहने की जरूरत भी है, टेंशन भी होगी, जाहिर सी बात है, क्योंकि आप देखिए जब एक नेता चुनावी मैदान में खड़ा होता है तो बहुत सी चीज़ें स्टेक पर होती हैं। और ऐसे में ये चुनाव जो वाकई बेहद महत्वपूर्ण है, हम जब अलग अलग जगह पर गए रवि, तो हम देख रहे हैं साफ तौर पे माहौल किस तरीके से नज़र आ रहा है। चीज़ें बदली भी नज़र आ रही हैं, कुछ साइलेंट हैं, कुछ कह नहीं रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि जब वोट डालने जाएंगे तभी सोचेंगे। तो बहुत सारी कन्फ्यूजन है। वोटर भी इतनी आसानी से वोट किसी को देने वाला नहीं है। वोटर्स ने ठान लिया है, सोच लिया है कि तमाम जो चीज़ें हैं, तमाम उनके जो मुद्दे हैं, तमाम पैरामीटर्स हैं, तमाम जो भी उनके फैक्टर्स हैं अलग अलग चुनावी अपने क्षेत्रों को लेकर, अपने लोकसभा क्षेत्रों को लेकर जिनकी समस्याएं हैं, उसका उनकी समस्याओं का समाधान कौन करेगा, उनकी परेशानियों का हल कौन करेगा, वास्तव में कौन ऐसा नेता है जो उनके बीच में रहकर उनके काम भी करे। और इस बार आप देखिए चुनाव वाकई में एक अलग ही
जो नतीजे आएंगे वो चौंकाने वाले ज़रूर होंगे, क्योंकि वोटर्स, मैं जिस तरीके से पहले भी कहा, साइलेंट है, कंफ्यूज हैं और वो इस बार ज़रूर चौंका देंगे सबको। वोटर्स साइलेंट जरूर हैं, लेकिन आप लोग साइलेंट ना रहें, घर से निकलिए, वोट करिए। तो देखिए लगातार वोटिंग परसेंट हम दिखा रहे हैं। अब चलिए सीधा रुख कर रहे हैं एक बड़ी खबर का कि अब तक कितने परसेंट वोटिंग हो चुकी है। हरियाणा में 5 बजे तक 53.1% वोटिंग हो चुकी है। ये बड़ी जानकारी तमाम दर्शकों दे रहे हैं। 5 बजे तक कुरुक्षेत्र लोकसभा में 55% वोटिंग हो चुकी है। हिसार की अगर हम बात करें तो 52.6% वोटिंग हो चुकी है। तो 5 बजे तक कितनी परसेंट वोटिंग हुई है, ये तस्वीरें भी लगातार हम साझा कर रहे थे और जानकारी भी आप तक हम साझा कर रहे हैं। गुरुग्राम लोकसभा में 5 बजे तक 50.9% वोटिंग हो चुकी है। फरीदाबाद में 49.3% वोटिंग हो चुकी है। तो लगातार वोटिंग डे की जो महा कवरेज है आप तक हम साझा कर रहे हैं। कहां पर कितनी परसेंटेज वोटिंग हुई है, लगातार जानकारी साझा कर रहे हैं। अंबाला की अगर हम बात करें तो वहां पर भी अच्छी खासी वोटिंग हुई है। सिरसा की बात कर ली जाए तो 56.6% वोटिंग हुई है। रोहतक में 52.4% वोटिंग हुई है। तो देखिए लोकतंत्र के महापर्व में लगातार हर भारतीय नागरिक जो है वो बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है। हरियाणा न्यूज भी लगातार महाकवरेज कर रहा है। अब तक कितने परसेंट वोटिंग हुई है इसकी जानकारी हम लगातार साझा कर रहे हैं। सुबह 6 बजे से लगातार ये वोटिंग परसेंटेज भी दिखा रहे हैं। करनाल की अगर हम बात कर ले तो वहां पर भी अच्छी खासी वोटिंग हुई है। गुरुग्राम लोकसभा में 50.9% वोटिंग हो चुकी है। बिल्कुल। और साधना, अभी देखिए 1 घंटे से कम का वक्त बाकी है और उससे पहले का ये प्रतिशत है और 6 बजे के बाद तस्वीरें बिल्कुल साफ हो जाएंगी कि हरियाणा में 10 लोकसभा सीटों में कहां पर कितने प्रतिशत मतदान हुआ है। और सबसे अहम बात यह भी है कि उपचुनाव भी है, तो ऐसे में हम 11 सीट बोलने तो गलत नहीं होगा, क्योंकि 10 लोकसभा सीट और 1 सीट पर उपचुनाव। तो ऐसे में तमाम वोट प्रतिशत जो है वो रुझान तय करते हैं, इसलिए वोट प्रतिशत काफी अहम हो जाते हैं। अब 1 घंटे से कम का वक्त बाकी है, कुछ ही देर में स्थिति साफ। और उन वोटर्स को भी हम कहना चाहेंगे कि 1 घंटे से कम वक्त बाकी है, जिन्होंने मतदान नहीं किया है वो घर से निकलें और अपने वोट का इस्तेमाल जरूर करें। कड़ाके की धूप में हालांकि इतना वोट प्रतिशत देखने को मिला है, लेकिन अब भी वोट डाला जा सकता है, कुछ समय बाकी है। 6 बजे तक मतदान की प्रक्रिया ऐसे तो चलती है। बिल्कुल राशि, देखिए अब कुछ ही समय बाकी है क्योंकि 6 बजे तक वोटिंग होनी है और ऐसे में लगातार हम दर्शकों को साझा भी कर रहे हैं कि कितने परसेंट अब तक वोटिंग हुई है। और वोटिंग डे की जो महा कवरेज है वो भी लगातार जारी है। हम हर बूथ को कवर कर रहे हैं। ग्राउंड जीरो पर भी जिस तरह की जो चीजें देखने को मिली उससे लग रहा था तमाम जितने भी कैंडिडेट हैं, जितने भी प्रत्याशी हैं, वो जीत को लेकर काफी ज्यादा आश्वस्त भी नजर आ रहे थे और तमाम तरह के जो दावे हैं वो भी हमने देखे। हाँ, और शुरुआत से अगर हम बात करें, चाहे वो प्रत्याशियों के नाम का ऐलान ही क्यों ना हो, चाहे वो घोषणा पत्र की क्यों ना हो, तमाम कवरेज में हरियाणा न्यूज आगे रहा। लिस्ट भी जो हरियाणा न्यूज ने संभावित दिखाई थी उस पर भी मुहर लगी। तो ये तमाम तरह की एक्टिविटी लगातार देखने को मिली और आज वोटिंग का दिन, 6वें चरण का आज जो है वो मतदान जो है वो आज चल रहा है। हरियाणा के लिए इसलिए अहम है कि 10 की 10 लोकसभा सीटों पर मतदान आज एक ही दिन में यानी कि 6वें चरण में ही संपन्न हो जाएगा और परिणाम जो है वो 4 तारीख को सामने आएंगे। फिलहाल एक बार फिर से दर्शकों को ये वोट प्रतिशत बता देते हैं जो टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। कुल मिलाकर अगर हरियाणा की सभी सीटों पर हम बात करें तो 53.1% मतदान हुआ है। ये बड़ी खबर। कुरुक्षेत्र लोकसभा में 5 बजे तक 55.9% वोटिंग हुई है। इसके अलावा अगर हम देखें हिसार की बात करें तो 52.6% वोटिंग हिसार में देखने को मिली है। और चलिए सीधा रुख कर रहे हैं एक बड़ी खबर का। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे देते हैं। हरियाणा में वोटिंग के लिए अब 1 घंटे से भी कम समय बाकी है। तो देखिए 1 घंटा मात्र बचा है। अब तक 53% से ज्यादा मतदान हो चुका है हरियाणा में। भीषण गर्मी के बावजूद जी लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन साधना लोगों में वोटिंग को लेकर इसमें देखना पड़ेगा क्योंकि 1 घंटे से कम समय बाकी है और अगर हम 2019 का आंकड़ा देखें तो उस लिहाज से अभी वोट प्रतिशत कम है।
अब 1 घंटे में कितना वोट प्रतिशत बढ़ता है इस पर भी नजर बनी रहेगी, लेकिन अब तक जो मतदान प्रतिशत है वो 53% रहा है पूरे हरियाणा में और 1 घंटे से कम समय बाकी है फिलहाल। बिल्कुल राशि देख रहे हैं हम, भले ही भीषण गर्मी है लेकिन फिर भी लोग जो हैं वो अपनी जिम्मेदारी को निभाने के लिए लगातार पोलिंग बूथ पर भी पहुंच रहे हैं और हम देख रहे हैं कि 53% से ज्यादा जो मतदान है वो अब तक हरियाणा में हो चुका है। यहां पर लगातार हम वो जानकारी भी दर्शकों को साझा कर रहे हैं कि अब तक कितने % वोटिंग हो चुकी है। सुबह से ही हम देख रहे हैं लोगों में काफी ज्यादा उत्साह भी नजर आ रहा है वोटिंग को लेकर। बिल्कुल, और टीवी स्क्रीन की अगर हम बात करें हरियाणा न्यूज पर देख सकते हैं कि एक तरफ प्रत्याशियों के नाम चल रहे हैं, किस सीट पर किस तरह की लड़ाई है, किन के बीच लड़ाई महत्वपूर्ण है वो भी हम दर्शकों को बताने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा दूसरी तरफ दाईं तरफ देख सकते हैं कि कहां पर कितना मतदान हुआ वो प्रतिशत टैली के माध्यम से भी हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। सेल्फी भी दिखाई जा रही है, जो वोटवीर हैं जो वोट डालने के लिए पहुंचे, अभी भी समय है, वोट जरूर डालें और अपनी सेल्फी जो है वो हमें व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर लगातार ये नंबर फ्लैश हो रहे हैं जो हम लगातार हरियाणा न्यूज पर दिखा भी रहे हैं। तो भीषण गर्मी के बावजूद बिल्कुल ठीक कहा आपने कि लोग पहुंचे हैं मतदान करने के लिए, लेकिन जो एक्चुअल कैलकुलेशन है वो 6 बजे के बाद ही तय होगा कि 2019 में कितने मतदान हुए थे और इस बार कितने मतदान हुए हैं। लेकिन 6 बजे तक यानी कि 1 घंटा कम, अभी मात्र 1 घंटे से भी कम समय बाकी है। अगर हम उस लिहाज से देखें तो मात्र 53% ही वोट पड़े हैं। अब 1 घंटे में और कितना ये कवर होता है ये देखने वाली बात होगी। वोट प्रतिशत साधना मैं एक बार फिर से बताऊंगी कि वोट प्रतिशत काफी अहम होता है और अभी कुछ समय बाद फिर एग्जिट पोल की भी बारी आ जाएगी। वोट प्रतिशत के हिसाब से भी रुझान तय किए जाते हैं कई बार। तो देखिए हरियाणा न्यूज भी लगातार आप लोगों से यही अपील कर रहा है कि अगर आपने अभी तक अपने वोट का इस्तेमाल नहीं किया है तो जल्दी से जाइए और अपने वोट का इस्तेमाल कीजिए, अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाइए क्योंकि एक भारतीय नागरिक हैं आप और अपने वोट का इस्तेमाल आप जरूर कीजिए। बार बार हरियाणा न्यूज भी है जो लोगों से यही अपील कर रहा है कि आप अपने वोट का इस्तेमाल कीजिए। लगातार हम ये जो तस्वीरें हैं वो भी साझा कर रहे हैं, कहां पर कितने % वोटिंग हुई है ये भी साझा कर रहे हैं। तो लगातार हम चर्चा भी कर रहे हैं, हमारे साथ तमाम मेहमान जो है वो जुड़े हुए हैं। अगर हम बात करें बीजेपी की और जेजेपी और नैनो के जो प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आपको ये भी बता दें कि कृष्ण बेदी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विजेंद्र रेरू जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जेजेपी की तरफ से विवेक चौधरी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले तो कृष्ण जी मैं आपके पास ही आना चाहूंगी, अब तक जो रुझान सामने आए हैं हरियाणा में 53% मतदान हो गए हैं, किस तरह से देख रहे हैं इस रुझान को? बेदी जी आप तक आवाज मेरी पहुंच रही है? चलिए शायद संपर्क टूट गया है हमारा। विवेक चौधरी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। विवेक जी 53% मतदान हुआ है अब तक, 6 बजने को 1 घंटे से कम समय बाकी है, क्या कुछ कहेंगे इसे लेकर? आज कहीं ना कहीं एक युवाओं के अंदर जोश देखा गया और मैं बात कहूं तो बदलाव के लिए एक सोच उनकी दिखी और मैं तो ये कहता हूं कि जो 1 घंटे से कम का समय रह गया है इसमें भी लोग बढ़ चढ़ के, लाइनें लगी हुई हैं, लोग बढ़ चढ़ के वोट डालने का काम कर रहे हैं। इतनी गर्मी होने के बावजूद भी लोग अच्छी तरह निकल के बाहर आने का काम कर रहे हैं। पर हम एक चीज जानते हैं, आज के दिन जो वोटिंग हो रही है 2014 में जो वोट, मेरी ये इको बहुत ज्यादा आ रही है, इसे प्लीज सही करें। ठीक है, ठीक है। आज जो आज जो वोटिंग हुई थी वो वोटिंग हुई थी मोदी जी के नाम पे, 2019 में पुलवामा के नाम पे। आज लोग काम के नाम पे बात करते हैं कि क्या मजबूरी रही, बीजेपी का कोई भी सांसद अपना पूरा सांसद निधि कोष नहीं लगा पाया। क्या मजबूरी रही कि आज कोई एक सांसद की किसी की उपलब्धि नहीं बता सकते बीजेपी के प्रवक्ता। ऐसी क्या मजबूरी रही कि नायब सैनी जो पूर्व में सांसद रहे उनको सीएम बनाना पड़ा और सीएम को हटा के सांसद का चुनाव लड़ाना पड़ा। मजबूरियां कई बीजेपी के आगे रही
नायब सैनी जब सांसद थे कुरुक्षेत्र के, तब की उनकी कोई उपलब्धि नहीं बता सकते बीजेपी के प्रवक्ता। अगर हो तो बताने का काम करें। हम तो एक चीज जानते हैं कि दोनों ही राष्ट्रीय पार्टी है, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, दोनों ही हमेशा राष्ट्रीय मुद्दों की बात करती है, पर अगर लोकल मुद्दे की बात की जाए तो दोनों के कोई भी सांसद लोकल मुद्दा उठाने का काम नहीं करते। जननायक जनता पार्टी ने बारी बारी हरियाणा प्रदेश के हितों की बात की है, चाहे लोकसभा में रहते हुए आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी ने हरियाणा के हितों की आवाज को उठाने का काम किया, चाहे विधानसभा के अंदर उप मुख्यमंत्री रहते हुए हरियाणा की जनता से किए गए वादों को पूरा करने का काम किया, और जनता उसी के चलिए, लेकिन विवेक जी अभी बीजेपी और कांग्रेस के भी प्रवक्ता कुछ देर पहले जुड़े हुए थे हमारे साथ। वो कह रहे हैं कि ये लड़ाई तो बीजेपी कांग्रेस के बीच की है, वो जेजेपी को तो कहीं देख ही नहीं रहे हैं। वो 4 तारीख को पता लग जाएगा बीजेपी और कांग्रेस के बीच की है या कहाँ की है। आज अगर बीजेपी की कोई बी टीम बन के काम कर रही है तो वो कांग्रेस कर रही है, जनता ने देखने का काम किया। टक्कर दे रही है जेजेपी। आज अगर मैं हिसार सीट की बात करूं, आज मैं भिवानी सीट की बात करूं, सिरसा सीट की बात करूं, गुड़गांव सीट की बात करूं, करनाल सीट की बात करूं, तमाम सीट से, अगर मैं कुरुक्षेत्र सीट की बात करूं, अम्बाला सीट की बात करूं, तमाम सीट्स पे मजबूती से चुनाव लड़ा और मजबूती से चुनाव लड़ने का काम किया। अगर आज कोई कहता है कि कांग्रेस और बीजेपी की टक्कर है, वो 4 तारीख को उनका भरम निकलने का काम होगा। जब नतीजे आएंगे तो इनकी आंखें खुलेगी खुली रह जाएगी। हम तो एक चीज जानते हैं, क्षेत्रीय दल का एक अहम रोल होता है। अगर आप साउथ इंडिया की बात विवेक करेंगे जी, तो आप बने रहिए, मैं कांग्रेस प्रवक्ता से भी प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। सुरेश जी, आपको क्या लग रहा है? अब तक 53% वोटिंग हो चुकी है। अगर मैं बात करूं 2019 की तो 70% यानी कि 75% से ज्यादा वोटिंग हुई थी। लगातार आप दावे कर रहे हैं, जमीनी स्तर पर भी हम लगातार देख रहे थे कि आप लोग चुनाव प्रचार कर रहे थे, लेकिन जीत को लेकर आप कितने आश्वस्त नजर आ रहे हैं? क्या लग रहा है? राष्ट्रीय जी 10 की 10 लोकसभा की सीट इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है, और एक उपचुनाव भी है प्रदेश में करनाल, जहां से प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री चुनाव मैदान में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और हमारे उम्मीदवार सरदार त्रिलोचन सिंह है। तो विधानसभा में भी कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी वहां भारी मतों से जीतेंगे। तो ये बिल्कुल स्पष्ट है, हवा है पार्टी की, और ये जनता जनार्दन का आशीर्वाद है। लोगों ने एक फैसला कर लिया कि 2 तरीके के वोट हैं आज की समय में। ये बुजुर्गों से हमारी बात हुई, हम कई बूथों पे आज गए तो लोगों ने बताया कि ये आजादी के बाद शायद पहला ऐसा चुनाव है कि लोग चुप हैं। वो शायद नरेंद्र मोदी की तानाशाही से दर में चुप थे अब तक, लेकिन अब उन्होंने फैसला किया है कि अगर लोकतंत्र का ये पर्व 5 साल बाद फिर देखना है अपनी आंखों से, या अपनी युवा पीढ़ी को इसको सौंप के जाना है, गांधी और नेहरू ने जो लोकतंत्र दिया था इसको बचा के रखना है, तो इस बार नरेंद्र मोदी को चलता करना पड़ेगा। 2 धाराओं पे ये चुनाव चल रहा है। मैं आपको बड़ा विश्लेषण बता रहा हूँ, शायद आपको कोई राजनीतिक विशेषज्ञ या कोई बात सुबह से आप लोग डिबेट कर रहे हैं, किसी ने जिक्र किया नहीं किया, मैं बताता हूँ, मेरा एक्सपीरियंस है ये आज पूरे दिन का, कि ये चुनाव एक तो वोट कटुआ पार्टियों को, क्षेत्रीय पार्टी जिनको कहते हैं, उनको निपटाने का काम कर रहा है। INLD का चश्मा लगा हुआ है किसी टेंट के पास, और बीजेपी के इशारे पे शायद वो प्रत्याशी भी बन के आए हुए हैं, चाहे वो जेजेपी के लोग हों या INLD के लोग हों, लेकिन लोगों ने उनके पुराने 100 साल पुराने परिवारों के जो कार्यकर्ता, उन्होंने फैसला कर लिया नरेंद्र मोदी को हराना है, तो हमने ये अपना स्वार्थ छोड़ना पड़ेगा। लेकिन सुरेश जी, ये फैसला लोग कर चुके हैं। और 2 तरीके का वोटर है। एक वोटर है जो अभी भी नरेंद्र मोदी की अंधभक्ति में विलीन है, जिसकी आंखों के ऊपर पट्टी अभी भी लगी हुई है, और एक वो वोटर है जो अधिकतम है, जो नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद की कुर्सी से हटाकर देश में संविधान, चलिए, तो ऐसे में तो कांग्रेस से पूछा जाता है इंडिया गठबंधन, ठीक है सुरेश जी, 2 तरीके के वोटर इस समय है। ये ऐसे में तो फिर पूछा जाता है प्रधानमंत्री का चेहरा कौन है इंडिया गठबंधन के पास? मुख्य धारा से चल रहा है। इसमें सुबह से मैं भी डिबेट पे था कई चैनलों पे, राष्ट्रीय जी मैं बताना चाहता हूँ, कई जगह ये चर्चा होती है कि जी त्रिकोणीय मुकाबला है यहाँ पर, यह है, कोई त्रिकोणीय नहीं। मैं भी यही हूँ, मेरी रिकॉर्डिंग रख लेना। यहाँ पर INLD, JJP या NCP, बाकी कोई भी है, सबकी जमानतें जब्त होंगी। लेकिन इंडिया गठबंधन के पास चेहरा कौन है प्रधानमंत्री का? हराने का काम करेगी।
आपने मोदी का जिक्र कर दिया। सुरेश जी, आप तक अगर मेरी बात पहुंच रही हो, मेरी आवाज पहुंच रही हो, तो इंडिया गठबंधन के पास चेहरा कौन है प्रधानमंत्री का? आपने मोदी का जिक्र किया। राहुल गांधी जी हैं, जिसका नाम 39 मिनट ये के तो भाषण फिर तो में ये तो अलग बात हो गई। देखिए, आप लोग जब मोदी को के अगेंस्ट होते हैं तो इंडिया गठबंधन हो जाता है वो, लेकिन जब स्टेट की बात होती है तो फिर वहां पर तो आपकी सरकारें अलग अलग होती हैं। जैसे यहाँ पर आप लोग आम आदमी पार्टी एक साथ है, पंजाब में अलग है। वो उसका भी कारण बता देता हूँ मैं रात्रि जी। उसका कारण ये है, पंजाब में भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया था पिछले चुनाव में। आप ऐसा तो नहीं हो सकता लोकतंत्र तो के अब मतलब आप तो फिर यही चीज कहते नजर आ रहे हैं ना कि जो बीजेपी कहती है कि केवल एक मोदी से डर गया इंडिया गठबंधन, लोग डर गए इसलिए इकट्ठा होना पड़ा है। मैं ये नहीं कह रहा, मैं कुछ और बता रहा हूँ। मैं ये बता रहा हूँ, आजादी के बाद जब नेहरू जी प्रधानमंत्री बने तो विपक्ष में कोई सामने नहीं था। उन्होंने अपने 2 सांसदों से 2 लोकसभा सीट खाली कराकर अटल बिहारी वाजपेयी जी और अडवाणी जी को मौका दिया था कि आप विपक्ष में बैठे। ठीक है साधना, बिल्कुल। अभी जो क्षेत्रीय पार्टी पर सुरेश ने आरोप लगाया उस पर बेरूज से जवाब ले लेते हैं। बिल्कुल। पंजाब में रात्रि जी बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया, तो आप पार्टी और कांग्रेस पार्टी गठबंधन आपस में। देखिए, आप तो ये बड़ा दावा कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले रमन जी भी जुड़े हुए थे, उन्होंने भी बहुत बड़ा दावा किया। इसका जिक्र मैं अभी विवेक जी से करूंगी थोड़ी देर बाद। अगर उन्होंने सुना भी होगा, प्रीवियस डिबेट देखा भी होगा, तो शायद उन्हें पता भी होगा। ठीक है, क्षेत्रीय पार्टी को लेकर आरोप लगाते हुए आप नजर आए हैं। पहले जवाब रेणु जी से ले लेते हैं। बिल्कुल। देखिए, क्योंकि आप भी लगातार दावे कर रहे हैं कि हम 10 की 10 लोकसभा सीटें जो हैं वो जीत जाएंगे, लेकिन ये डिपेंड करता है सिर्फ जनता पर। परिवर्तन की आप लगातार बात करते आए हैं, लेकिन इस बार जनता पर डिपेंड करता है कि कितना परिवर्तन होगा हरियाणा में। रेणु जी, रेणु जी तक शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है। आवाज आ रही है आपको रेणु जी? ठीक है, दोबारा उनसे बातचीत करेंगे। यही सवाल विवेक जी से भी बनता है। विवेक जी, अभी आरोप लगाते हुए नजर आ रहे थे सुरेश जी क्षेत्रीय पार्टियों को लेकर। इससे पहले रमन जी कांग्रेस प्रवक्ता जुड़े थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जेजेपी को तो 1 लाख भी वोट नहीं मिलेंगे, अगर मिलते हैं तो वो प्रवक्ता पद से इस्तीफा दे देंगे। मैं तो एक चीज जानता हूं, अगर आज कोई ये बात कह रहे हैं कि क्षेत्रीय दलों को खत्म करने के लिए चुनाव है, तो उनको अपने अंदर भी पहले झांक के देखना चाहिए ना कि आज कितने दलों को लेके इंडिया अलायंस बना है। आज चाहे इन्हीं की मैं लिस्ट उठा लूं, चाहे सीपीआई हो, चाहे डीएमके हो, चाहे एआईटीसी हो, चाहे एसएचएस हो, चाहे एसएपी हो, चाहे एनसीपी एसपी हो, चाहे आईयूएमएल हो, चाहे जेकेएनसी हो, ये क्या क्षेत्रीय दल नहीं है क्या? ये तमाम पूरी लंबी चौड़ी लिस्ट है। फिर तो इसका मतलब ये अपने आप ही हार मान रहे हैं कि हाँ क्षेत्रीय दल खत्म हो गए, इंडिया गठबंधन भी खत्म हो गया। आज क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन करके ही तो इंडिया बना है। जो इनका इंडिया अलायंस बना है वो इसी तरह तो बना है। अगर ये कहते हैं कि क्षेत्रीय दल खत्म हो जाएंगे, फिर तो ये अपने अलायंस को अपने आप हारा हुआ मान रहे हैं। हम तो एक चीज जानते हैं, क्षेत्रीय दल, ताऊ देवीलाल जी कहा करते थे रीजनल पार्टी, जो रीजनल पार्टी क्षेत्रीय दल ये आवाज उठाने का काम करते हैं। साउथ में आप जाके देखिए, साउथ के अंदर पॉलिटिक्स साफ है, वहां रीजनल पार्टी चलती है या नेशनल पार्टीज को कोई प्रेफर नहीं करता। उनको पता है कि रीजनल पार्टी जो है वो हमारे रीजन का मुद्दा उठाने का काम करेंगे, हमारे क्षेत्र का मुद्दा उठाने का काम करेंगे, हमारे क्षेत्र की आवाज को दिल्ली में ले जाने का काम करेंगे। अगर आज कोई कहता है कि क्षेत्रीय दलों को खत्म कर देंगे या हम अलायंस इस्तीफा देने का काम करेंगे, तो इस्तीफा तैयार रखें। ठीक है, ये अच्छा पॉइंट आपने कहा। कांग्रेस इस पर जवाब लेंगे, बने रहेगा विवेक जी हमारे साथ। विवेक जी आप बने रहिए, मैं लौटूंगी आपके पास भी। अब चलिए आपको दिखा देते हैं कि सीएम नायब सिंह सैनी ने वोटिंग के बाद हरियाणा न्यूज से खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा है इस दौरान, सुनाते हैं।